क्या कोई देश ऐसा हो सकता है जो खुद को आजाद कहे, अपना झंडा लहराए, अपनी सरकार चलाए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा देश उसे मान्यता ही न दे? जी हां, हम बात कर रहे हैं ताइवान की, एक ऐसा द्वीप जो आज चीन की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बना हुआ है। लेकिन यह संघर्ष आज का नहीं है। इसकी जड़ें उस समय में हैं जब चीन खुद दो टुकड़ों में बंटा हुआ था। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुमिंतांग। सन 1930 का दशक था। जापान ने चीन पर हमला कर दिया था और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। उस समय चीन में दो मुख्य शक्तियां थीं, माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चांग काई शेक की कुमिंतांग पार्टी। दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन थीं, लेकिन जापान को भगाने के लिए उन्होंने एक अस्थायी गठबंधन किया। इस संयुक्त मोर्चे ने जापानी सेना से जमकर लड़ाई की, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। पर जैसे ही जापान हार गया और युद्ध खत्म हुआ, दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। वो 1945 के बाद चीन में एक भीषण गृह युद्ध छिड़ गया। माओ जेडोंग की लाल सेना और चांग काई शेक की नेशनलिस्ट आर्मी के बीच। यह युद्ध केवल बंदूकों का नहीं था, बल्कि विचारधारा का युद्ध था। एक तरफ कम्युनिज्म था, सब कुछ राज्य का, सब बराबर। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और पूंजीवादी व्यवस्था थी, व्यक्ति की आजादी और निजी संपत्ति का समर्थन। 1949 में माओ जेडोंग ने बीजिंग से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और देश को कम्युनिस्ट राज्य घोषित कर दिया। हारने वाले चांग काई शेक और उनकी पार्टी भागकर ताइवान चले गए और वहीं रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से सरकार बना ली। अब दो चीन बन चुके थे, एक मुख्य भूमि चीन और दूसरा द्वीप ताइवान। दोनों खुद को असली चीन मानते थे। यही थी वो ऐतिहासिक दरार जिसने एक देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। ताइवान भले ही एक छोटा सा द्वीप हो, लेकिन उसकी रणनीतिक स्थिति बहुत अहम है। वह पूर्वी एशिया के समुद्री रास्तों के केंद्र में स्थित है। अमेरिका, जापान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया सभी इसके आसपास हैं। यही कारण है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक शतरंज का मोहरा बन चुका है। ठीक 1950 के दशक में अमेरिका ने ताइवान को समर्थन देना शुरू किया। कोरियन युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना ताइवान स्ट्रेट में तैनात हो गई ताकि चीन कोई हमला न कर सके। इसी के साथ चीन और अमेरिका के बीच तनाव की एक नई शुरुआत हुई। चीन शुरू से ही ताइवान को अपने हिस्से के रूप में देखता है। बीजिंग का वन चाइना पॉलिसी कहता है कि ताइवान हांगकांग की तरह उसका एक प्रांत है जिसे एक दिन मिलाया जाना ही है, चाहे शांति से हो या ताकत से। दूसरी तरफ ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। उसका अपना संविधान है, राष्ट्रपति हैं, संसद है और पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहां की जनता चीन में विलय नहीं चाहती। 1990 के बाद ताइवान में लोकतंत्र और भी मजबूत हो गया। लेकिन जैसे जैसे ताइवान ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू की, वैसे वैसे चीन का विरोध भी तेज होता गया। बीजिंग ने तो खुलेआम धमकी देना शुरू कर दिया, अगर ताइवान ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो युद्ध तय है। चीन ने ताइवान के चारों ओर अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। कई बार तो मिसाइल टेस्ट करके सीधा धमकी भी दी गई है। 2022 में जब अमेरिकी प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, तो चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जो लगभग युद्ध जैसी स्थिति थी। ताइवान की अर्थव्यवस्था भी इसकी ताकत है। वो दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनियों पर निर्भर है और यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी ताइवान को अकेला छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकते। लेकिन असल सवाल यह है, ताइवान का भविष्य क्या होगा? दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश ताइवान को आधिकारिक रूप से देश मानते हैं। बाकी सब चीन के डर से चुप रहते हैं, क्योंकि चीन से व्यापारिक रिश्ते जरूरी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी ताइवान को जगह नहीं मिलती, ये नहीं प्रतीक है। लेकिन ताइवान के लोग आत्मनिर्भर हैं और वो आजादी से जीना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, खुला समाज और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी ये दिखाती है कि वो कोई विद्रोही प्रांत नहीं, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र हैं, भले ही कानूनी रूप से उन्हें कोई मान्यता न मिले। इस पूरे संघर्ष का सबसे पेचीदा पहलू यह है कि यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधारा की जंग है। एक तरफ सत्तावादी चीन, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक ताइवान।
एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ स्वाभिमान। आज ताइवान सिर्फ चीन की चिंता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है। क्या ताकतवर देशों के डर से छोटे राष्ट्रों की आजादी कुचल दी जाएगी, या फिर लोकतंत्र और स्वराज की भावना जीत पाएगी? यह संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं का नहीं, मूल्यों और मानवीय अधिकारों का बन चुका है। चीन और ताइवान के बीच की यह कहानी शायद आने वाले दशकों की सबसे अहम राजनीतिक कहानी होगी, और इसका अंत क्या होगा, यह आज भी अनिश्चित है। ही